वेलकम टू अबीपीडिया। माय नेम इज़ अंकुर शर्मा। आज हम डिस्कस करेंगे इंश्योरेंस क्लेम का टॉपिक। और इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस वर्ड से आप समझ तो गए होगे ना, कुछ को इंश्योरेंस का लेना देना होगा। अब इंश्योरेंस बिजनेस में क्यों चाहिए होती है, पहले आपको ये सोचना है, व्हाई डू यू नीड दिस इंश्योरेंस। बिजनेस कर रहे हैं हम, थेफ्ट, फायर, इवन अर्थक्वेक रेयर होता है, नो डाउट रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट होता है, लेकिन फायर और थेफ्ट तो अकर कर सकती है, ऑल्दो वी डोंट एक्सपेक्ट कि ऐसा हो, बट फिर भी इट कैन अकर, है ना। तो उसके अगेंस्ट क्या करते हैं, जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं वो आपको वेरियस पॉलिसीज देती हैं, और हम बीइंग अ वाइज बिजनेसमैन और बीइंग अ वाइज ट्रेडर, हम क्या करते हैं, हम नॉर्मली उन इंश्योरेंस पॉलिसीज को करवा लेते हैं, सो दैट इन केस कभी ऐसा हो जाए, फायर हो जाए, थेफ्ट हो जाए, तो हमारा जो है क्या रहे, हमें लॉस जो है, लॉस की भरपाई हो जाए। ठीक है, इसलिए हम ये इंश्योरेंसेस जो हैं क्या करते हैं, करवा लेते हैं। अब हमें इस चैप्टर में सीखना क्या है कि इंश्योरेंस तो हमने करवा रखी है, अब नुकसान हो गया है तो क्लेम बनाएंगे कैसे। क्लेम की कैलकुलेशंस जो है वो हमने सीखनी है। बहुत इन डेप्थ क्वेश्चन आपको आएगा नहीं, लेकिन आपको जो है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस या एमसीक्यूज जो भी आएंगे वो हम डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या आ सकता है। और ऑलवेजली बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आपको आएगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब क्लेम दो तरह के बनाए जाते हैं, एक तो लॉस ऑफ स्टॉक के अगेंस्ट क्लेम बनता है, एक लॉस ऑफ प्रॉफिट के अगेंस्ट। अब ये है क्या, देखो, जब मैं लॉस ऑफ स्टॉक की बात करता हूं तो उसमें क्या हो रहा है, सीधा सीधी बात है, फायर लगी, थेफ्ट हुआ, तो हमारा जो भी स्टॉक था या जो भी एसेट था, मशीनरी थी, उसका नुकसान हो गया, वो चोरी हो गया, खराब हो गया, है ना, कुछ भी, तो वो सीधा सीधा तो स्टॉक का भी नुकसान हो सकता है। स्टॉक मींस, है ना, स्टॉक में आपका एसेट भी आ जाएगा और आपकी गुड्स भी आ जाएंगी, ये सारी चीजें, उसका नुकसान हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि क्योंकि आपका एसेट का लॉस हो गया, क्योंकि उस पीरियड में फायर लॉस हुआ, आपकी बिल्डिंग पे इफेक्ट हुआ, तो आपकी वर्किंग में भी इफेक्ट होगा, आपकी सेल्स पे भी इंपैक्ट पड़ेगा, सब चीजों में इंपैक्ट पड़ेगा अगर ऐसा कुछ इंसिडेंस हो जाता है। तो इसलिए उसके अगेंस्ट भी कुछ पॉलिसीज होती हैं जो लॉस ऑफ आपका प्रॉफिट के अगेंस्ट भी आपको कंपनसेट करती हैं। तो आपको ये दोनों ही तरह की चीजें, दोनों ही तरह के जो क्लेम्स हैं, ये कैलकुलेट करना आपको सीखना है। और आपको ये भी याद रखना है कि अगर आपको ऐसे एमसीक्यू पूछ ले कि भैया ये इंश्योरेंस का जो ये लॉस ऑफ स्टॉक होता है, ये करवाना क्यों जरूरी है, या किस कंसेप्ट के अंदर या किस कन्वेंशन के अंदर हम करते हैं, तो कौन सी कन्वेंशन होगी, प्रूडेंस, है ना, कंजर्वेटिज्म, क्योंकि वही ऐसा बोलती है ना, ऑलवेज प्रोवाइड फॉर लॉसेज। भैया लॉस हो रहा है तो पहले उसका इंतजाम करके रखो, तो इसलिए हम ये करेंगे। अब लॉस ऑफ स्टॉक जब हम निकालेंगे, ठीक है, तो लॉस ऑफ स्टॉक में कैसे कैलकुलेशन होती है, पहले तो देखो, वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, जिस डेट को फायर लगी उस डेट को आपकी स्टॉक की वैल्यू क्या थी वो निकालते हैं। अब अगर मान लो वो क्वेश्चन में ना दिया हो तो हमें मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता है। आप ये मान के चलो, हम डिस्कस कर लेंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट भी, लेकिन आप ये मान के चलो आपको ये वैल्यू जो होगी वो दी होगी, क्योंकि बहुत इन डेप्थ क्वेश्चन आपको आएगा नहीं। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट जो है वो वैल्यू ऑफ ये आपका जो ये स्टॉक है, इसमें से अगर आपका कोई स्टॉक बच गया, जो चीज आपका नुकसान नहीं हुआ, कई बार कुछ स्टॉक बच भी जाता है, तो उस स्टॉक को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और आपका क्या आ जाएगा, एक्चुअल में जो स्टॉक आपका डिस्ट्रॉय हुआ है फायर में वो आ जाएगा। अब जब वो आपका ये स्टॉक आ जाएगा तो उसके बाद हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज, हम अमाउंट ऑफ क्लेम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, स्टॉक आ जाएगा, उसके बाद हमें अमाउंट ऑफ क्लेम निकालना होता है, और वो क्लेम जो है वो इस एवरेज क्लॉज के अकॉर्डिंग निकाला जाता है। अब ये क्या होता है एवरेज क्लॉज, ये भी हम डिस्कस करते हैं। पहले ये सिंपल सा फॉर्मूला आपको समझ आ गया होगा कि क्या करना है, इनिशियली जो स्टॉक की वैल्यू है उसमें से आपने क्या करना है, जो स्टॉक बच गया वो माइनस कर देना है, तो आपका क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर आ जाएगा। और फिर जब ये आ जाएगा फिर एवरेज क्लॉज लगाना है। तो एवरेज क्लॉज क्या होता है ये समझना है कि जो फायर, जब हम फायर इंश्योरेंस लेते हैं तो एक एवरेज क्लॉज होता है। एवरेज क्लॉज क्यों इंसर्ट करते हैं उसका रीजन आपको समझना है। रीजन इज कि कोई भी जो कंपनी है वो अपने स्टॉक की या अपने एसेट की अंडर वैल्यू ना करे, वैल्यू से कम पे इंश्योरेंस ना करवाए। ठीक है,
तो ये स्टॉक क्या कहता है, इफ द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ द डेट ऑफ द फायर इज मोर देन द पॉलिसी वैल्यू, अगर जो डेट ऑफ फायर है आपकी उससे जो है, इसका एग्जाम्पल भी हम करेंगे, ठीक है, उससे जो आपकी क्या है पॉलिसी वैल्यू से एसेट की वैल्यू ज़्यादा है, तो कंपनी जो है, कंपनी क्या करेगी, कंपनी उतना ही क्लेम देगी जो पॉलिसी के अंडर कवरेबल है। देखो प्रोपोर्शनेट क्लेम मिलेगा, ये प्रोपोर्शनेट क्लेम देगी कंपनी, प्रोपोर्शनेट क्लेम इज पेबल, ठीक है, नॉट लाइबल टू पे फुल वैल्यू ऑफ द स्टॉक, पूरी वैल्यू नहीं देगी कंपनी, जितना प्रोपोर्शनेट क्लेम है वही देगी। तो ये क्लॉज होता है सिंपल सा। अब इसकी कैलकुलेशन और इजी है, देखो ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये वैल्यू ऑफ स्टॉक डिस्ट्रॉयड ऑन फायर है, डिस्ट्रॉयड बाय फायर है, वैल्यू ऑफ स्टॉक डिस्ट्रॉयड फायर है ना, और ये हो गया वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। डेट ऑफ फायर वाले दिन देखो ये किया था ना हमने, मतलब ये वाला और ये जो आपने स्टॉक निकाला, ये दोनों स्टॉक हमें लेने हैं, यहां पे जो एक्चुअल डिस्ट्रॉय हुआ और यहां पे जो टोटल स्टॉक था, और पॉलिसी की जो वैल्यू है जितने की आपने पॉलिसी करवा रखी है वो यहां पे आ जाएगा। तो सिंपल ये यूनिटरी मेथड है, इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। पर नेट क्लेम जो निकलना था, यहां पे मैंने बोला था ना क्लेम निकालेंगे, ये अमाउंट ऑफ क्लेम सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज। अब सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज क्या, एवरेज क्लॉज ये है। अब एवरेज क्लॉज क्वेश्चन में दिया भी हो सकता है, ऐसा भी बोल सकते हैं विदाउट एवरेज क्लॉज, ये तो विदाउट एवरेज क्लॉज में मैं आता हूं, पर पहले आपको समझना है कि विद एवरेज क्लॉज क्या है। एवरेज क्लॉज कंपनीज क्या क्या बोलती है कि हम पूरा क्लेम नहीं देंगे, हम प्रोपोर्शनेट क्लेम देंगे। ऐसा नहीं है आपने 30,000 की, आपने बोला आग लग गई जी, हमारे तो 3 लाख के गुड्स, 3 लाख के गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं, तो 3 लाख नहीं देगी कंपनी। अगर 2 लाख का आपने इंश्योरेंस करवाई थी तो 2 लाख ही मिलेगा। तो इस क्लॉज की वजह से क्या होता है कि लोग अंडर इंश्योरेंस करवाते नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि क्लेम तो प्रोपोर्शनेट मिलना है, तो इसलिए अंडर इंश्योरेंस नहीं करवाते हैं। अब देखो मान लो एवरेज क्लॉज हो ही ना, एवरेज क्लॉज के बिना ही करा लो आप इंश्योरेंस, तो उस केस में क्या होगा, आपको 2 चीजें से याद रखनी है। एक तो एक्चुअल लॉस होता है और एक आपका था सम इंश्योर्ड होता है। तो एक्चुअल लॉस आपका 20,000 रुपये है, सम इंश्योर्ड आपका 50,000 रुपये है, ये 20,000 है और ये 50,000 है। तो इन दोनों में से जो कम है वो मिलेगा, 20,000 मिलेगा। अब अगर ये 60,000 है और ये 50,000 है, दोनों में से जो कम है वो मिलेगा, 50,000 ही मिलेगा सम इंश्योर्ड। तो एवरेज क्लॉज के बिना तो सिंपल सी बात है कि भाई दोनों से एक्चुअल लॉस और जो आपका इंश्योरेंस की पॉलिसी है उसमें से जो अमाउंट कम है वो मिलेगा। लेकिन जब एवरेज क्लॉज अवेलेबल होगा तो हमें क्या है, कैलकुलेशन कैसे मिलेगी, प्रोपोर्शनेट मिलेगी। ठीक है, तो ये आपको समझना है, विद एवरेज क्लॉज विदाउट एवरेज क्लॉज, इससे एमसीक्यूज आ सकता है। अब इसका एग्जांपल भी कर लेते हैं। एग्जांपल क्या है, देखो कहता है कि अब मर्चेंट है, अब मर्चेंट गॉट इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर फॉर अ सम ऑफ 6 लाख, subsequently fire occurred and destroyed part of the stock is 5,50,000. stock of the value of 2 lakh was salvaged. the policy is subject to average clause, average clause है इसमें। in this case the amount of claim for loss of stock will be calculated। कैसे, देखो अब समझना है आपको। इंश्योरेंस का अमाउंट तो इतना है, इंश्योरेंस का अमाउंट तो 6 लाख रुपीज है, तो वो यहां पे आ जाएगा, ये डाल दिया हमने, देखो 6 लाख। फिर स्टॉक डिस्ट्रॉय कितना हुआ है, स्टॉक डिस्ट्रॉय हुआ है आपका 5,50,000 का, ये मेंशन्ड है, ये 5,50,000 यहां आ जाएगा। और आपको ये समझना है कि ये अमाउंट, अब इसमें ट्रिक क्या था, ये अमाउंट कैसे आएगा, है ना। तो ये अमाउंट में आपने समझना है, डिस्ट्रॉय इतना हो गया, बच इतना गया, तो वो टोटल लेना है। बस ये ऐसे ऐसे छोटा छोटा कुछ ट्रिक आपको दे सकते हैं वो, तो टोटल लेना था जैसे। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, एकदम से देख के, है ना, एक्साइटेड होके गलत नहीं कर देना है।
डिस्ट्रॉयड स्टॉक दिया था, पार्ट ऑफ स्टॉक, तो ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, बस इतनी सी बात होगी, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएगा, जो आया हुआ है आपको वो भी डिस्कस कर दूंगा मैं अभी, ठीक है। बट ठीक है, तो ये यहां पे 750 लेना था और आपका आंसर आ गया। और अगर एवरेज क्लॉज होता ही ना, एवरेज क्लॉज होता ही ना, तो इन दोनों में से जो कम है वो अमाउंट आपको मिलता। स्टॉक डिस्ट्रॉयड दे रखा है, इन दोनों में से जो कम अमाउंट है वो आपको मिलेगा, ठीक है। ध्यान रखना है, एक्चुअल लॉस और सम इंश्योर्ड में से जो कम है वो मिलता है अगर एवरेज क्लॉज ना हो तो, और अदरवाइज पूरा मिलता है। तो ये एवरेज क्लॉज इंपॉर्टेंट है। देखो अब ये लास्ट टॉपिक एवरेज क्लॉज तो हमने कर लिया, इसका तो क्वेश्चन आने का चांस है। मेमोरेंडम का क्वेश्चन नहीं आएगा, बट मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूं, मुश्किल नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमने कर रखा है। ये रहा आपका, छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट बना देंगे बस, ठीक है। कैसे बना देंगे, चीजें दे रखी होंगी आपको, वह तो आएगा नहीं, है ना, आप ये मान के चलो कि इतना डिटेल्ड इन डेप्थ क्वेश्चन आएगा नहीं, बट आ भी गया चलो। तो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रेडिंग अकाउंट बना रखा है, सेल्स लेनी होती है, यहां पे क्लोजिंग स्टॉक जो है आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा, बस याद ये रखना, क्योंकि अगर ये दे ही रखा होता तो फिर तो दिक्कत ही कोई नहीं थी ना। क्यों, हमें यही तो चाहिए होता है फॉर्मूले में। यहां पे अगर ये गिवन ही होता फिर तो बनाने की जरूरत नहीं है, तो यही आंसर आएगा, आपने ये समझना है। तो क्या चीजें दे रखी होंगी, सेल्स दे रखी होगी, ओपनिंग स्टॉक गिवन होगा आपको, ये सब चीजें गिवन आएंगी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन होगा, प्रॉफिट भी दे रखा होगा, परसेंटेज ऑन सेल दे रखी होगी या परसेंटेज ऑन प्रॉफिट दे रखा होगा। तो इसके हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं कन्वर्जन के, है ना, कि कैसे कन्वर्ट करते हैं सेल को कॉस्ट पे, कॉस्ट को सेल पे। तो परसेंटेज दे रखी होगी वो आप यूज कर लेंगे, सेल पे दे रखी होगी तो सेल पे, कॉस्ट पे दे रखी होगी तो उसके अकॉर्डिंग आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर तो जब ये आ जाएगा आपका ये बैलेंसिंग फिगर, ये बैलेंसिंग फिगर हम यहां पे यूज कर लेंगे यहां पे, और इससे क्या निकाल लेंगे, स्टॉक की वैल्यू जो डिस्ट्रॉय हुआ है, उसके बाद जब स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी तो एवरेज क्लॉज होगा तो ऐसे निकाल लेंगे, एवरेज क्लॉज नहीं होगा तो जो दोनों में से कम है, सम इंश्योर्ड और एक्चुअल लॉस दोनों में से जो कम है वो यूज हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपका इस तरह का क्लेम आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकते हैं आपको एवरेज क्लॉज से रिलेटेड। फिर दूसरा क्या है, लॉस ऑफ प्रॉफिट, जो दूसरा पॉइंट हमने किया, दो तरह के लॉस हो सकते हैं। लॉस ऑफ प्रॉफिट कैसे हुआ, तो इसको क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ प्रॉफिट भी बोलेंगे, और दूसरा नाम इसका क्या है, कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। मींस बिकॉज ऑफ द फायर जो कॉन्सिक्वेंसेस आए उसकी वजह से हमारा लॉस हुआ प्रॉफिट का। तो इसमें क्या क्या कवर हो सकता है, देखो एक तो क्या होगा, पार्शियल या टोटल स्टॉपेज ऑफ बिजनेस एक्टिविटी होगा या नहीं होगा, तो उससे लॉस हो जाएगा, तो वो कवर करेंगे। फिर लॉस और चीज का क्या होगा कि आपने क्या किया होगा, देखो आपका काम तो रुक गया लेकिन आपने रेंट तो दिया होगा, सैलरीज तो दी होगी, डायरेक्टर को फी तो दी होगी, तो वो भी नुकसान हुआ ना, तो वो भी इसमें कवर होता है। फिर अब क्योंकि आपका देखो नुकसान हो गया, मतलब वो जो प्रेमिसेस है उसमें तो काम हो नहीं रहा, तो वो उसके बदले आप काम तो करोगे ना, कोशिश तो करोगे काम करने की, तो उसकी वजह से आपकी वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगी। क्यों, उस प्रेमिसेस में तो काम नहीं होता, आप शायद कोई टेम्परेरी प्रेमिसेस अरेंज करो, है ना, कोई लोकेशन दूसरी करो, ताकि आपकी सेल जो है, जो आपकी कमिटमेंट्स हैं वो आप पूरी कर पाओ, ठीक है। तो ऐसा भी कुछ हुआ, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ वर्किंग, तो उसको भी वो इस पॉलिसी में कवर किया जाता है, ठीक है। तो ये तीन चार चीजें जो हैं इसमें कवर की जाती हैं। जो आपको क्वेश्चन आया था वो इसी से रिलेटेड आया था। तो इसमें दो चीजें होती हैं, आपको एक शॉर्ट सेल्स निकालनी होती है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, स्टैंडर्ड टर्नओवर, एडजस्टेड, अगर कुछ एडजस्टेड का मतलब अगर कुछ एडजस्टमेंट क्वेश्चन में बोल रखी हो कि 10% बढ़ जाएगी, 10% कम हो जाएगी, ऐसा तो एडजस्टमेंट अगर दी हो, और एक्चुअल टर्नओवर ड्यूरिंग द इंडेमनिटी पीरियड। अब ये क्या है, एग्जांपल से आपको बताऊंगा। इंडेमनिटी पीरियड होता है जिस पीरियड का आप क्लेम मांग रहे हो बेसिकली, है ना, जिस पीरियड का क्लेम मांग रहे हो। अभी फायर लगी थी जो इतना टाइम तक हम काम नहीं कर पाए, तो ये हमारा जो बनता है ये प्लीज हमें दे दो, है ना, इतनी चीजें बन रही है कि ये हमारा फीस वगैरह सारा आप उसको डिटेल जो है वो कंपनी को फॉरवर्ड कर देते हो, इंश्योरेंस कंपनी को, ठीक है। तो इंडेमनिटी पीरियड वो है जिसके लिए आप कंपनसेशन मांग रहे हो जिस पीरियड के लिए, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं। अब स्टैंडर्ड पीरियड क्या होता है, स्टैंडर्ड पीरियड क्या होता है, इंडेमनिटी पीरियड मान लो मेरा क्या है, 1 अप्रैल से
1 मई है, सॉरी 1 ज़्यादा ले लेते हैं, 1 अगस्त है, 1 अप्रैल से 1 अगस्त है ना, अप्रैल टू अगस्त है, और ईयर है आपका 2023 जिसके लिए आप क्लेम मांग रहे हो इंडेमनिटी पीरियड, ठीक है। तो इसी पीरियड के दौरान पिछले साल जो सेल्स थी आपकी उसको स्टैंडर्ड सेल्स बोलेंगे। आई होप ये क्लियर होगा आपको, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। स्टैंडर्ड टर्नओवर मींस टर्नओवर ड्यूरिंग दैट पीरियड इन द 12 मंथ्स इमीडिएटली बिफोर द डेट ऑफ द फायर विच कॉरेस्पॉन्ड्स विद द इंडेमनिटी पीरियड। तो उस जो पीरियड है उसकी जो सेल्स है, नॉर्मली आपको इतना डिटेल भी नहीं आएगा, ये सेल सीधी सीधी दे रखी होंगी। आपको क्या आ सकता है, ऐसा लगता है फायर अकर्ड, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, फायर अकर्ड ऑन 1 मई 2015 एंड इट्स इफेक्ट कंटिन्यूड ऑन टिल दिस। तो आपका ये वाला पीरियड क्या हो गया, ये वाला पीरियड जो है आपका नुकसान हो रहा है, मतलब इधर से लेकर इधर तक फायर का जो है कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़े जो फायर लगी है उसकी। तो पीरियड ऑफ इंडेमनिटी इज 6 मंथ्स, तो 6 मंथ्स हो गए, अप्रैल मई जून है ना, जब आप कैलकुलेट करोगे तो मई से मई जून जुलाई है ना, तो लगभग 6 मंथ्स हो गए। तो सेल्स फ्रॉम 1 मई टू 30 सितंबर 2015 आर ओनली ₹50,000, ठीक है। ये जो आग लगी थी इस पीरियड में हम जो सेल कर पाए वो 50,000 की सेल कर पाए, ठीक है, ये आपको बोला हुआ है। तो आपको ये समझना है कि अब हम एक्चुअल सेल्स निकालेंगे कैसे। यहां पे एक्चुअल सेल्स मिसिंग है, तो एक्चुअल सेल्स ना जो स्टैंडर्ड पीरियड की दे रखी होंगी क्वेश्चन में, तो दैट इज 3,50,000। तो ये शॉर्ट सेल्स निकालनी कैसे हैं, जो ये स्टैंडर्ड टर्नओवर आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी, यहां पे मेंशन नहीं है, ठीक है, ये टाइपिंग में एरर हो गया इस वजह से मेंशन नहीं है। तो शॉर्ट सेल्स कैसे दे रखी होगी, पहले की ये सेल्स दे रखी होंगी 3,50,000 आपको, ये दे रखी है, देखो 1 मई 2014 से 31 दिसंबर 2014 तक जो सेम पीरियड है पिछले साल का, 15 में फायर लगी है, 15 से पहले वाली सेल्स दे रखी होंगी 3,50,000 क्वेश्चन में, बट आपको सिर्फ समझना है कि 3,50,000 की तो सेल पिछले साल हुई थी, उसमें से माइनस कर देंगे क्या, ये जो इस साल एक्चुअल हमने सेल्स कर दी 50,000 की, तो ये शॉर्ट सेल्स है। शॉर्ट सेल्स मतलब इसके बेसिस पे कैलकुलेशन करेंगे हम इंश्योरेंस की, ठीक है, शॉर्ट की इतनी कम पड़ गई। पिछले साल तो हमने इस पीरियड के दौरान 350 की सेल कर दी थी, है ना, और 350 की सेल कर दी थी, 50,000 की जो है क्या है 50,000 ही कर पाए हम इस बार, तो कितनी कम पड़ गई वो निकालना है बड़े सिंपल शब्दों में, कितनी कम पड़ गई। अच्छा, अब मान लो इसी में क्या करें, वो ये तो क्या किया उन्होंने, ठीक है, 350 क्वेश्चन में दे रखा है, तो 350 में से 50 निकाल के ये निकाल दिया। अब क्या बोले, देखो इस पीरियड की सेल तो क्वेश्चन में दे रखी हो, 1 मई 2014 टू 31 दिसंबर में 3,50,000 की सेल्स हुई थी, लेकिन क्या कह रहे हैं, इस साल एक्सपेक्टेड था कि 10% और बढ़ जाएगी, ऐसा पॉइंट दे दिया आपको। दिस ईयर इट वाज एक्सपेक्टेड कि 10% सेल और बढ़ जाएगी। तो भाई साहब ठीक है, 3,50,000 का 10% निकालो, 35,000 आ जाएगा, वो इसमें ऐड कर दो, और वो सेल में से फिर 50,000 हम लेस करेंगे, तो आपका ये वाला अमाउंट आएगा शॉर्ट सेल्स का, ठीक है। तो 3,50,000 में 3,85,000 हो जाएगा, 3,85,000 में से आप 50 माइनस कर दोगे तो शॉर्ट सेल ऐसे आएगी। कोई भी कंडीशन दे रखी हो तो आपने सेल से रिलेटेड ध्यान रखनी है कि इतना % बढ़ गया, या इतना % ऑफ जीपी बढ़ गया, इतना %, ऐसे कुछ ना कुछ दे रखा होगा। तो तब हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड टर्नओवर को क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। अगर ऐसा कुछ दे रखा है कि ऑब्वियसली कंपनी ये भी तो बोल सकती है ना, भी हमारा तो बड़ा अपवर्ड ट्रेंड चल रहा था, नॉर्मली सभी ये क्लेम करेंगे हमारा अपवर्ड ट्रेंड चल रहा था, पिछले साल तो हमने 3 लाख ही करी थी, इस साल तो हमने सोचा था 20% बढ़ जाएंगी। तो कंपनी तो क्लेम वैसे ही करेगी ना, हम तो क्लेम वैसे ही करेंगे उस पर, तो 20% बढ़ जानी थी। तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन में दिया होगा तो आप ये सेल को फिर स्टैंडर्ड टर्नओवर को एडजस्ट कर लेंगे। है क्या स्टैंडर्ड टर्नओवर, जिस साल आग लगी उस सेम पीरियड में पिछले साल
क्या सेल थी, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड टर्नओवर। उसको कोई ना कोई एडजस्टमेंट अगर दे रखी हो तो उसके लिए एडजस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट, ये कुछ चीजें हैं, टर्म्स हैं जो हो सकती हैं इसमें। क्या है देखो, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज अर्नड ऑन टर्नओवर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली बिफोर द डेट ऑफ डैमेज। तो पिछले साल जो जीपी, नॉर्मली ये भी आपको गिवन आएगा क्वेश्चन में, निकालना नहीं आएगा, सब कुछ गिवन होगा। मैं दिखा भी दूंगा आपको, जो क्वेश्चन आया उसमें दी हुई थी चीजें, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं। एनुअल टर्नओवर तो आपको पता ही है, ड्यूरिंग लास्ट, मतलब पिछले, अगर कुछ नहीं दिया होता, मान लो इसमें तो बताया था ना ये पीरियड है और उसके पीछे की शॉर्ट सेल्स भी दे रखी थी, स्टैंडर्ड टर्नओवर ना दे रखी हो तो एनुअल टर्नओवर लेते हैं। कौन सी एनुअल टर्नओवर? जैसे ही डैमेज हुआ उसके पिछले 12 साल लेते हैं। थ्योरेटिकली पता होना चाहिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ज्यादा कुछ पूछेंगे नहीं आपसे। ये एनुअल टर्नओवर। फिर स्टैंडर्ड टर्नओवर, टर्नओवर ड्यूरिंग दैट पीरियड इन द 12 मंथ्स इमीडिएटली बिफोर द डेट ऑफ डैमेज, जो हमने इस क्वेश्चन में निकाली थी। ये डेट ऑफ डैमेज था, ये आपका डैमेज था, नहीं सॉरी, ये डैमेज था 15 में, और सेम पीरियड में जो 14 में हमने क्या किया, 14 की जो सेल्स थी, तो इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड टर्नओवर। एनुअल निकालनी होती तो 1 मई से पहले 12 महीने, फर्क है, ठीक है। एनुअल निकालनी होगी तो 1 मई से जब आग लगी थी उससे पहले 12 मंथ्स। और ये जो आपका स्टैंडर्ड टर्नओवर होती है, ये वो पीरियड की होती है जिसकी आप इंडेमनिटी क्लेम कर रहे हो, उसका एग्जैक्टली पिछले साल जो टाइम था, सेम टाइम, सेम पीरियड। इंडेमनिटी पीरियड ऑब्वियसली जब तक आग लगी और उसके बाद जब तक उसका इंपैक्ट हुआ, लेकिन वो क्या कर सकते हैं, नॉट एंडिंग लेटर देन 12 मंथ। ऐसा नहीं आप बोलो कि 3-3 साल के लिए जी मेरा तो काम इफेक्ट हो गया ना। आग लगी 1 मई को 2015 में, ज्यादा से ज्यादा इंडेमनिटी पीरियड कब तक हो सकता है, 30 अप्रैल तक, इससे ज्यादा नहीं होगा आपका इंडेमनिटी पीरियड, ठीक है। नॉट, तो ये पॉइंट याद रखना इंपॉर्टेंट है, नॉट एंडिंग लेटर देन 12 मंथ्स। ऐसा नहीं कि बोल दिया हो हमारे तो 5 साल ही जी सेल्स जो इंपैक्ट होगी, हमें तो इंडेमनिटी दे दो, काम करो, करे ही ना। तो उसका भी क्लॉज रखा है कंपनीज ने कि ठीक है इंडेमनिटी पीरियड ले लो, पर 12 मंथ से ज्यादा नहीं होगा, 4 मंथ, 6 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ, नॉट बियॉन्ड देन 12। इंडेमनिटी पीरियड कैन नॉट बी बियॉन्ड द, है ना, कैन नॉट बी एंडिंग नॉट लेटर देन 12 मंथ्स। 12 मंथ से ज्यादा नहीं हो सकता आग लगने के, ठीक है। फिर अब एक छोटा सा पॉइंट है, इंश्योरेंस फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट। अगर हम इंश्योरेंस कराते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट की, तो उसमें 2 चीजें आएंगी, कोई रिडक्शन होगी टर्नओवर में, उसके लिए कंपनसेट होगा, कोई हमारी इंक्रीज इन वर्किंग कॉस्ट होगी, उसके लिए क्लेम मिलेगा। लेकिन अगर आप इंडेमनिटी पेबल निकालनी हो, अगर इंडेमनिटी पेबल निकालने को बोले तो उसमें क्या क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट का लॉस हुआ वो आएगा, वर्किंग कैपिटल का लॉस हुआ वो भी आएगा, अगर कुछ आपने कमा लिया था, है ना, कोई भी चीज वापस आपने कुछ अर्न कर लिया था तो वो उसको माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो सेविंग लेस सेविंग ऑफ इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, अगर कोई आपने उसी टाइम पे आपने कुछ अर्न कर लिया था उसी से रिलेटेड, जैसे हमने शॉर्ट सेल्स में माइनस कर दिया था ना, तो वैसे ही उसमें यहां भी माइनस हो जाता है। लेकिन अभी तक जो क्वेश्चन आपको आया है वो सिंपल सा ही क्वेश्चन आया है इंश्योरेंस से रिलेटेड, ठीक है। इसका अगर आ गया इंडेमनिटी पेबल बोल दिया तो आपको याद रखना है कि इन दोनों का ऐड करने के बाद अगर कुछ आपको इंश्योरेंस, कोई स्टैंडिंग चार्जेस आ गए क्वेश्चन में किसी भी तरह के, तो उन स्टैंडिंग चार्जेस को आपको माइनस कर देना होता है, ठीक है। तो ये आपको जो है वो ध्यान रखना। अब कुछ क्वेश्चंस हैं आपके ऐसे जो आ सकते हैं, देखो जैसे ऐसे, गुड्स कॉस्टिंग ₹1 लाख वर इंश्योर्ड फॉर 5 लाख, आउट ऑफ दीज गुड्स 3/4 आर डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड अमाउंट ऑफ क्लेम विद एवरेज क्लॉज विल बी। आपको ये पूछा है 3/4 डिस्ट्रॉय हो गई हैं, तो अमाउंट ऑफ क्लेम आपको बताना है एवरेज क्लॉज के साथ। तो देखते हैं कौन, करो कैलकुलेट, फिर मैं आपको बताता हूं, करो जरा इसको कैलकुलेट।
अगर करते हो तो फिर मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर। इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। एवरेज क्लॉज हमें अभी तो किया हमने, तो एवरेज क्लॉज के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, 50,000 की पॉलिसी है, 3/4 मिलेगा, क्योंकि बताया हुआ है 3/4 गुड्स डिस्ट्रॉय होगी। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर है वो आ जाएगा आपका 37500। मुश्किल नहीं है। एवरेज क्लॉज ना होता, अब ये आ गया देखो क्वेश्चन साथ ही, इफ पॉलिसी इज विदाउट एवरेज क्लॉज, एवरेज क्लॉज है नहीं, तो क्लेम ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट विल बी सम इंश्योर्ड, लॉस ऑफ लोअर ऑफ एक्चुअल लॉस एंड सम इंश्योर्ड, नन ऑफ दीज, हायर और एक्चुअल लॉस। ये तो अभी अभी हमने किया है, तो ये तो फटाफट से आप बता सकते हैं। ठीक है, क्या होगा, लोअर ऑफ दिस, सी ऑप्शन। अभी अभी हमने किया लोअर ऑफ एक्चुअल लॉस एंड सम इंश्योर्ड, इनमें से जो कम है वो हम क्लेम कर लेंगे। दूसरा, द लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी नॉर्मली कवर्स द फॉलोइंग आइटम्स, इनमें से कौन सी आइटम्स कवर होती हैं, ये भी अभी अभी हमने किया है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको आ सकते हैं। क्या, लॉस फॉर द नेट पीरियड एंड स्टैंडिंग चार्जेस, एनी इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग, रेंटिंग द प्रेमिसेस, बोथ ए एंड बी, है ना, या डी ऑप्शन लगा लो, नन ऑफ दीज, है ना, एक और ऑप्शन लगा सकते हैं हम इसमें, नन ऑफ दीज। तो इनमें से बताएंगे क्या होगा, कौन सा आंसर आएगा, आपने बताना है। बताओ जी फटाफट से, क्या हो सकता है इसका आंसर। इजी है, बहुत इजी है, तो है ना, दोनों चीजें आ जाएंगी, अभी अभी हमने किया। लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी में ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा, इन सभी का क्लेम जो है वो आपको मिलेगा। तो ठीक है, तो सारी चीजें जो हैं इसमें आ जाती है। तो ये सी ऑप्शन आपका होगा, बोथ ए एंड बी, तीनों चीजों का क्लेम मिलता है, तीनों चीजें एडजस्ट होती हैं। ठीक है, ये लॉस ऑफ प्रॉफिट नॉर्मली कवर्स फॉलोइंग ऑल दीज थ्री, स्टैंडिंग चार्जेस मतलब जो सैलरी वैलरी हमने दी थी, ठीक है, सबको सैलरी रेंट वगैरह वो दिया। और ये वर्किंग क्या होते हैं, वर्किंग वाले क्या होते हैं, वर्किंग अभी हमने डिस्कस किया। तो वर्किंग कॉस्ट आपकी बढ़ गई, क्यों बढ़ गई, आपको अलग प्रेमिसेस शायद लेना पड़ गया, तो उसके कॉस्ट हो सकता है। कुछ और अरेंजमेंट्स आपको करने पड़ गए, क्योंकि अगर कुछ सामान आपको शिफ्ट बच भी गया था तो स्टॉक को भी शिफ्ट करना पड़ा दूसरी जगह, क्योंकि वहाँ तो काम चलेगा आपके प्रेमिसेस में। तो ऐसा कुछ भी किसी रीज़न से ऐसा हुआ। फिर फायर इंश्योरेंस क्लेम इज लिमिटेड टू एक्चुअल लॉस सफर्ड even though the insured value of the goods may be higher, proportion of the loss as the insured value bears the total cost। बताओ जी क्या क्या कवर होता है इस इंश्योरेंस में, है ना, ये तो आपको पता लग जाना चाहिए। दोनों ही तरह के होते हैं ना, दोनों ही तरह के क्लॉज होते हैं, क्योंकि अगर एवरेज क्लॉज होगा तो प्रोपोर्शनेट मिलेगा, अगर एवरेज क्लॉज नहीं होगा तो एक्चुअल लॉस सफर्ड मिलेगा, है ना, इवन दो इंश्योर्ड वैल्यू ऑफ गुड्स में भी हायर। तो अगर हायर होगी गुड्स तो एक्चुअल क्लॉज ही मिलेगा, एक्चुअल लॉस ही मिलेगा, है ना, और अदरवाइज प्रोपोर्शनेट मिल सकता है, दोनों में से कुछ भी मिल सकता है। तो इसलिए आपको ऐसे इसको समझना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ, देखो अभी अभी हमने ये सारी चीजें की हैं, है ना, अभी थोड़ी देर पहले ही की है, तो आई थिंक ये आंसर्स आप इजीली कर लोगे। ये मैंने आपको जस्ट एग्जांपल्स दिए हैं कि इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। अमाउंट ऑफ इंडेमनिटी पेबल, कैसे आएगा इंडेमनिटी पेबल, इसका भी फॉर्मूला हमने किया था, ग्रॉस प्रॉफिट लेस क्लेम लेस सेविंग इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, प्रॉफिट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट लॉस लेस क्लेम ऑफ इंक्रीज्ड प्लस सेविंग इंश्योर्ड चार्जेस। ये भी फॉर्मूला अभी हमने क्वेश्चन शुरू करने से पहले किया था। ग्रॉस प्रॉफिट क्लेम ऑफ इंक्रीज्ड लेस सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। हमने जो कुछ स्टैंडिंग चार्जेस थे हमारे, स्टैंडिंग चार्जेस क्या होते हैं ये भी हमने डिस्कस किया, है ना, जो भी आपको फी रेंट वगैरह ऐसे तो देने पड़ते हैं, डायरेक्टर की फी देनी पड़ती है, परमानेंट एम्प्लॉइज को सैलरी भी देनी पड़ेगी। तो उससे रिलेटेड अगर कुछ भी है तो यहाँ पे क्या है, सेविंग हो गई है, वहाँ पे सेविंग इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, है ना, वहाँ पे कुछ सेविंग हो गई। अगर स्टैंडिंग चार्जेस देने पड़े हैं तो वो तो ऐड ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे है कि कुछ सेविंग हो गई है तो वो लेस हो जाती है। ग्रॉस प्रॉफिट का लॉस प्लस क्लेम फॉर इंक्रीज वर्किंग कैपिटल लेस अगर उसमें कुछ सेविंग हो गई, स्टैंडिंग चार्जेस आपने इंश्योर किए हुए थे तो उस वहां से भी बचत होगी। ठीक है,
एम्प्लॉयज़ या उनका जो था उससे रिलेटेड भी कोई आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी थी, उसकी वजह से आपकी सेविंग हो गई स्टैंडिंग चार्जेस की, तो वो माइनस हो जाएगी। ठीक है, इसमें से फिर ग्रॉस प्रॉफिट कैन बी कैलकुलेटेड। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ये बताना आपको, मतलब नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट है इंश्योरेंस के केस में कैसे निकाल सकते हैं। तो इसमें 3 नेट प्रॉफिट ये आप याद रखते हैं, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, नेट प्रॉफिट माइनस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, नेट प्रॉफिट प्लस स्टैंडिंग चार्जेस। तो ये आपको बताना है क्या होगा, कैसे निकालेंगे। तो इससे रिलेटेड क्या होता है, ये फॉर्मूला नहीं हमने डिस्कस किया, तो ऐसा पूछ सकते हैं, तो ध्यान है नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। अब इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अगर ना क्वेश्चन में दी तो इंश्योर्ड और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, मतलब या तो ऐसे निकल सकता है, ये फॉर्मूला होता है, या ये इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कैसे आएंगे, नेट ट्रेडिंग लॉस अगर कोई है इनटू इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, ठीक है, और ऑल स्टैंडिंग डिवाइडेड बाय ऑल स्टैंडिंग चार्जेस ऑफ बिजनेस। देखो क्या होता है, जो स्टैंडिंग चार्जेस है बिजनेस के, बिजनेस को स्टैंड करने के, जो भी आपको सैलरी वैलरी आपने दी थी, मैं एक बार दोबारा इसको डिस्कस कर देता हूँ, अगर स्टैंडिंग चार्जेस आपको नहीं है फिर भी, शुरू में हमने किए थे, जो पॉलिसी की थी हमने ये यहाँ पे, ठीक है, ये वाले जो स्टैंडिंग चार्जेस है ना, ये कई बार इनसे रिलेटेड भी हमने कुछ पॉलिसी करा रखी होती है, ठीक है, डायरेक्टर फी है ना, फिक्स स्टैंडिंग चार्जेस ऑफ रेंट, ये फिक्स चार्जेस होते हैं जो हम देते हैं। तो अगर इसमें भी कुछ सेविंग आपकी हो गई हो तो कुछ इंश्योर्ड चार्जेस भी हो सकते हैं ना, कुछ तो इंश्योर्ड होंगे और कुछ इंश्योर्ड नहीं होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको ये लेने होते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन में क्या लेना है। अगर तो सीधा दिया हुआ है फॉर्मूला तो ठीक है, ऐसे सिंपल आपको ज़्यादा मुश्किल आएगा नहीं, सीधा ही आएगा, तो ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर अगर ऐसे ना दिया हो तो इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस जो भी हैं आपके, ठीक है, इनमें से माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, नेट ट्रेडिंग लॉस इनटू इंश्योर्ड, जो इंश्योर्ड है, डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडिंग चार्जेस। तो इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस में से ये वाले जो इंश्योर्ड वाला हिस्सा था उसको हम माइनस करके फिर इसमें लेते हैं, ये बताने का, ये जो है आपको ये समझना है। ठीक है जी, तो भी आपका जो जीपी है वो आ जाएगा। अब आ जाए इस क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन आपका है जो एग्जाम में आया हुआ है। देखो क्वेश्चन पढ़ोगे, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट द सम इंश्योर, है ना, सम इंश्योरेबल निकालना है। तो इंश्योरेंस का क्वेश्चन है तो पता लग गया। डेट ऑफ फायर दे रखी है और टर्नओवर फ्रॉम, देखो 2015 टू 29/0 इमीडिएट 12 महीने पहले की टर्नओवर दे रखी है, आपको दे रखी है, निकालनी नहीं है कहीं से भी, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। एग्रीड जीपी रेशो 20% बोला है और स्पेशल सर्कमस्टांस दिया हुआ है कि टर्नओवर 10% से बढ़ जाएगी। तो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले आपको क्या देखना है क्वेश्चन में जब हम कर रहे थे, कि सबसे आपको क्वेश्चन में देखना है कि जो टर्नओवर आपको दी है ना, पिछले साल के इंडेमनिटी पीरियड से पिछले वाले की, है ना, जहां से आपने कैलकुलेशंस करनी है, तो वो सेल तो दे रखी है आपको, इमीडिएटली 12 मंथ्स पहले की सेल दे रखी है, और आपको क्या बोला है कि 20% जीपी है, 10% सेल बढ़ गई है, क्लॉज दे रखा, तो कोई बात नहीं, वेरी इजी, मतलब ये कैलकुलेशन ज़्यादा मुश्किल नहीं होंगी। तो ये जो 88 लाख है आपका, इसके ऊपर कुछ भी नहीं करना आपको, ये 10% का पहले इंक्रीज देना है। ठीक है, 88 लाख को 10% से आप इंक्रीज कर दो, तो 88 लाख को आप 10% से इंक्रीज करो, और फिर जो अमाउंट आएगा उसमें, है ना, जो भी आपका ये 10% इंक्रीज करोगे तो 8,80,000 आपका आ जाएगा। तो इस अमाउंट को जब आप टोटल करोगे तो आपका कितना, जो भी अमाउंट आएगा यहां पे, उसका 20% जो है वो कैलकुलेट आप करोगे। ठीक है, जो भी अमाउंट आएगा उसका 20% कैलकुलेट करोगे, वो आपका जो है वो आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, पहले ये जो आपका 10% सेल बोला है उसको बढ़ा लो, कम करने को बोला तो कम कर लो, कोई भी सेल से रिलेटेड कुछ भी पॉइंट दिया हो उसको ट्रीट करना है।
फिर वो सेल आ जाएगी, सेल आ जाएगी, इसमें 20% बोला जीपी होना था हमारा, और कोई देखो स्टैंडिंग स्टूडिंग चार्जेस कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो टेंशन ही नहीं है। वो नहीं दिया तो वो क्लेम में जुड़ेगा भी नहीं, सिर्फ बोला 20% जीपी रेशो का क्लेम है कि 20% जो है उतना क्लेम मिलना है, वो भी दिया हुआ है। तो 20% किसका निकालना है वो आपको देखना है। तो 88,000 को 10% से बढ़ा दो और फिर उसका 20% जो है वो कैलकुलेट कर लो, तो आपका आंसर जो है वो ये आ जाएगा 1936,000, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस ही आपको इंश्योरेंस से रिलेटेड टॉपिक में आएंगे, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं आएंगे, है ना। थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स होगी इसमें, एक आधा फॉर्मूला मैंने कॉम्प्लिकेटेड भी डाला है, बट जैसे यहाँ पे डाल दिया था, तो इनका भी कोई इतना नहीं है कि ये आएगा ही आएगा, बट स्टिल इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस जो हैं उनमें से ऐसे करके भी आ सकता है, माइनस कर दो ये, ठीक है, तो आपका इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस भी आ जाएंगे। और ज़्यादातर जो क्वेश्चन आएगा वो एवरेज क्लॉज का आ सकता है, और आपको बेसिक क्वेश्चन आएगा। बेसिक क्वेश्चन में से आपको क्या करना होगा, आपको पहले तो देखो या तो लॉस ऑफ स्टॉक का क्वेश्चन आएगा। लॉस ऑफ स्टॉक में आपको ध्यान क्या रखना है, पहले वो निकालना है कि स्टॉक का नुकसान कितना हुआ। जब स्टॉक का हमारा नुकसान हमारे पास आ गया और इंश्योरेंस पॉलिसी का आपको अमाउंट दिया होगा, तो आपको एवरेज क्लॉज देखना है क्वेश्चन में है या नहीं है। अगर एवरेज क्लॉज होगा तो फिर उसके अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनेट क्लेम निकाल देंगे, और एवरेज क्लॉज नहीं होगा तो इंश्योरेबल वैल्यू और नुकसान उसमें से जो कम होगा वो आपने जो है वो रख लेना है। ठीक है जी, तो आज के लिए हमने इतना ही करना था इंश्योरेंस क्लेम से रिलेटेड। अगर और कोई आपकी इंक्वायरी हो तो कमेंट में आप लिख सकते हैं, ठीक है, तो दैट आई वुड क्लियर।